हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ आदित्य एंड ऑल्सो वेलकम टू टुडे सेशन। आज के सेशन में हम लोग बेसिकली क्या डिस्कस करने वाले हैं, कल का जो लेक्चर था जो हमने कवर किया था एनर्जी, टाइम पीरियड, वेलोसिटी, ठीक ना, उन सभी चीज़ों को आज हम आगे बढ़ाएंगे। एनर्जी इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, कहने का मतलब जितने भी ऑर्बिट होते हैं हमारे पास, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करने वाला है, सभी ऑर्बिट का हम एनर्जी निकालेंगे। ठीक, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट हम याद करने का तरीका, ठीक ना, सभी ऑर्बिट का जितने भी एनर्जी होते हैं उनको याद करने का तरीका सिखा देंगे आप लोगों को। ठीक, तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि ऐसे ही ट्रिक्स के साथ मैं अगला वीडियो जब आए तो आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक, चलिए एनर्जी इन डिफरेंट ऑर्बिट पे बात करते हैं। तो हमारे पास बेसिकली ऑर्बिट का क्या मतलब होता है? ऑर्बिट का मतलब होता है जहाँ इलेक्ट्रॉन, जहाँ, एक सेकंड में इधर आ जाता हूँ, जहाँ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उस जगह को क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। जहाँ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उसको ऑर्बिट बोलते हैं। अब हमने पढ़ा था एनर्जी, मेरे साथ बोले, अच्छा तीनों फार्मूला एक बार रिवाइज करा देता हूँ। कौन कौन सा? रेडियस, रेडियस क्या था? रन टू जेड, रन टू जेड, और बीच में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होता था, आपको याद होगा 0.529, आंसर हमेशा आर्मस्ट्रांग में। ठीक, क्योंकि रेडियस बड़ा हो नहीं सकता, एटम छोटा होता है तो मीटर में, ठीक ना, मीटर में नहीं होगा, आर्मस्ट्रांग में होगा। अच्छा, वेलोसिटी कैसे याद किया था? v = z/n, वजन, ठीक ना। अच्छा, टाइम पीरियड कैसे याद किया था? तीनों के तीनों इज्जत दो, मतलब z²। ठीक, एनर्जी कैसे याद किया था? एनर्जी = ये -30। अब इसका न्यूमेरिकल वैल्यू उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम बोले थे, लेकिन एनर्जी का और रेडियस का इंपॉर्टेंट है। एनर्जी का क्या याद किया था? -13.6, इज्जत दो या ना दो, z²/n²। अब देखिए, हमको 7 ऑर्बिट तक कैसे भी याद रखना है। अगर कोई आपसे बोले कि पहले ऑर्बिट का एनर्जी निकालिए, पहले ऑर्बिट का एनर्जी निकालिए, तो क्या हो जाएगा? -13.6 z² में n की जगह क्या रख देंगे? 1, तो हो जाएगा -13.6 z²। अच्छा, अगर बात हाइड्रोजन की हो रही है, तो हाइड्रोजन के लिए तो Z1 होता है ना, तो काम करते हैं हम हाइड्रोजन के लिए याद कर लेते हैं, और किसी और के लिए पूछे तो Z² से, ध्यान रहे Z² से मल्टीप्लाई कर देंगे, Z से नहीं, ठीक ना। तो पहले का तो हो गया -13.6। ऐसे ही सोचिए दूसरे का। अच्छा, Z भी 1 हो गया क्योंकि हाइड्रोजन के लिए बात करते हैं। दूसरे का निकाले तो -13.6 Z1 और 2 का स्क्वायर मतलब 4 की डिवाइड, कुछ आएगा आंसर, हमको नहीं पता कितना आएगा, अभी हम याद कर लेंगे। E3 = -13.6, सोचिए 3 का स्क्वायर 9। ऐसे ही अगर आप E4 पे पहुँचे तो E4 हो जाएगा -13.6, 4 का स्क्वायर 16। अब -13.6 की डिवाइड 16 से बहुत मुश्किल होगा। अगर ऐसे ही मान जाए, अगर छठा का पूछ दिया 6 ऑर्बिट का, तो -13.6, 6 का स्क्वायर मतलब -13.6, 36 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितना मुश्किल काम होगा। तो हम क्या करते हैं, 7 ऑर्बिट तक याद कर लेते हैं, और वो भी कैसे याद करते हैं हम बता देते हैं आप लोगों को। तब तक ये मिटाइए, ये निकालने का तरीका मैंने सिखा दिया कि आप Z मतलब 1, Z मतलब होता है एटॉमिक नंबर, और N मतलब होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट। अब हम 7 ऑर्बिट तक याद कर लेंगे। कैसे? देखिए, सबसे पहले का तो याद ही हो जाएगा आपको, क्योंकि वो तो फॉर्मूला ही होता है -13.6, तो वो तो आपको याद ही हो जाएगा। तो -13.6 एक बार मैं लिख देता हूँ, ठीक, फिर आपको याद करने का तरीका भी सिखा दूंगा, कैसे मुझे याद और कैसे आपको याद करना है, ठीक ना। -3.4, -1.5, और फिर ऐसे बीच में क्यों किए हैं अभी आपको रीज़न बता देंगे। फिर 0.2, 0.3, 0.5 और 0.8, ठीक, 4, 5, देखिए जैसे मुझे याद है वैसे ही मैं लिख रहा हूँ, 4, 5, 7, 8। ये है पहले ऑर्बिट का फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक, ये है आपका सेकेंड ऑर्बिट का, ये है आपका थर्ड ऑर्बिट का, ये है आपका फोर्थ ऑर्बिट का, वैसे ही ये है फिफ्थ ऑर्बिट का, और ये है आपका सिक्स्थ ऑर्बिट का, और ये है आपका 7th ऑर्बिट का। 7 ऑर्बिट तक आपको याद रखना है। इससे क्या आसानी पड़ जाएगा, जैसे एग्जाम में आपसे सवाल पूछेगा कि 7वें ऑर्बिट का एनर्जी बताइए, 7वें ऑर्बिट का एनर्जी बताइए, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको तो डायरेक्ट याद कर लेना 0.28 और आंसर कर देना। अभी इसके बाद में जो हम अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे एमिशन, एब्जॉर्प्शन, इसमें बड़ा काम आएगा। जैसे कि एनर्जी
जब तीसरे में कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, अपने ही ऑर्बिट में घूम रहा है, तो एनर्जी को रेडिएट नहीं करता, जी बोल दिया था उसने, बोर ने। लेकिन अगर कल को अपने ऑर्बिट को छोड़ के दूसरे ऑर्बिट में जाता है, तब वो एनर्जी को रेडिएट करता है। कैसे कैसे क्या होता है ये आगे हम जानेंगे, अभी याद करने का तरीका सीख लेते हैं। -13.6 देखिए, थोड़ा बहुत लिंक हम बनाएंगे यहाँ पे, याद तो आप ही को करना ही है, थोड़ा बहुत हम लिंक बनाएंगे। -13.6 आपको याद कर लेना है, ये तो याद कर लेना, और याद हो भी जाएगा क्योंकि फॉर्मूला में है भाई, फॉर्मूला में है तो याद तो हो ही ना जाना चाहिए। -13.6 3 को एग्जैक्ट कॉपी कर लीजिए, 3 को यहाँ एग्जैक्ट कॉपी कर लीजिए दूसरे का। -13.6 3 को हमने कर लिया कॉपी। अच्छा 3 को कॉपी कर लिया, इसके बाद 3 का आधा 1.5 रुपया। अरे 3 का आधा क्या होता है, 3 का आधा क्या होता है, 3 का आधा होता है 1.5, 1.5। तो मेरे साथ बोलिएगा, -13.6 माइनस माइनस तो लगाना ही है सब में, 3 कॉपी फिर 3 का आधा 1.5 रुपया। अब हमको नीचे से याद करना है, यहाँ से नहीं, नीचे से याद करना है। देखिए कैसे, 2 के बाद 3 में पिछला वाला जोड़ के, देखिए कैसे याद किया, यहाँ 3 में लिख देता हूँ, 3 में पिछला वाला जोड़ के, 3 में पिछला वाला जोड़ के। सर 3 में पिछला वाला जोड़ के मतलब क्या हुआ, 3 में पिछला वाला जोड़ा मतलब 2, कितना पहुंच गए 5, मतलब 3 में पिछला वाला जोड़ के 5। अच्छा 5 में सर फिर से 5 में पिछला वाला जोड़ के, पिछला वाला कौन है 5 में, 3, 5 का 3 कितना हो जाएगा 8। देखिए कितना आसान है, फिर से बोलिए, -13.6 3 कॉपी, 3 का आधा 1.5 रुपया, फिर नीचे से बोले तो 2 के बाद 3 में पिछला वाला जोड़ के 5, फिर 5 में पिछला वाला 3 जोड़ के 8। याद हो गया। अच्छा दूसरे डिजिट को सर कैसे याद रखें, ये तो दूसरा डिजिट याद ही हो जाएगा, 5 4 6, 5 4 6, ये याद हो जाएगा आपको। कैसे, 4 5 6 दूसरा डिजिट। इसका दूसरा डिजिट देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, यहाँ से याद कीजिए, 4 के बाद 5, 4 के बाद 5, फिर 6 छोड़ के 7 के बाद 8। देखिए कैसे लिखते कैसे हैं सर लिख के बताइए एक बार, लिख के। हमने याद किया -13.6, बिल्कुल ठीक है, -13.6 हम कैसे लिख रहे थे, 3 कॉपी 3, अच्छा 6 के बाद 2 घटा के 4। ये एक बार दो बार जब खुद से लिख लीजिएगा ना तो अपने आप याद हो जाएगा, थोड़ा सा तो लिंक बना ना यहाँ से, ठीक ना। -3.4 -13.6 -3.4, 3 का आधा सर 1.5 रुपया, -1.5 1.5 रुपया। अब नीचे से याद करेंगे हम 2 से, -2, फिर 2 में 3, फिर 3 में पिछला वाला जोड़ के 5, फिर 5 में पिछला वाला जोड़ के 8। अब पॉइंट के बाद वाला नंबर कैसे याद करें सर, यहाँ से जो किए 4 6 छोड़ना है, 6 छोड़ना है, देखिए 6 6, इसको कैसे बोलते हैं, 6 बोलते हैं ना, 6 छोड़ना है, याद रखिए 6 छोड़ना है, 6 ऐसे बोलते हैं ना, 6 को 6 बोलते हैं ना हिंदी में, तो 6 छोड़ना है, याद रखिए। तो 4 फिर 5, 4 के बाद 5, 6 छोड़ना है, 7 7 के बाद 8, याद हो गया, ठीक ना। 3 को कॉपी, फिर 1.5 रुपया, फिर नीचे से 2 3 के बाद 2 जोड़ के 5, फिर 5 में पिछला वाला जोड़ के 3 8, और इसको 4 6 छोड़ना है, 4 तो 5, फिर 7 और 8। ऐसे आपको याद कर लेना, ठीक ना, ठीक, याद हो जाएगा। इसको एक बार दो बार घर पे लिख के अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर ये याद रहा तो एग्जाम में इससे भर भर के सवाल पूछता है, आप एक एक 2 सेकंड में आंसर करते जाइएगा, ठीक ना। जैसे किसी ने बोल दिया E5 माइनस E7 घटाओ, E5 माइनस E7 मतलब 5वें ऑर्बिट का एनर्जी और 7वें ऑर्बिट का एनर्जी घटाओ, तो आप तो फिर Z² ये क्या क्या मतलब Z² तो मान लीजिए Z भी कुछ हो सकता है। अब इसमें मान लीजिए हाइड्रोजन के अलावा कुछ किया तो Z² से गुणा करते जाओ सब में। अगर हाइड्रोजन के अलावा लिथियम बेरिलियम इस पर बात कर दिया तो Z² से गुणा करते जाओ, ठीक। 5वां पूछ दिया तो 5 के स्क्वायर से -13.6 25 का डिवाइड मारिए, फिर -13.6 7 49 का डिवाइड मारिए। इससे अच्छा अगर E5 माइनस E7 आपको याद है ऐसे आप तुरंत लिख लीजिए। 5वां देखिए 1 2 3 4 5, 5वां बोले तो -5.4, माइनस में 7वां बोले तो 6 7 -2.8, सर दे आप तुरंत घटा लीजिए, खत्म। अब तुरंत क्या कर लीजिए, घटा लीजिए इसको, आंसर आपका 1 सेकंड में आ जाएगा। तो इसको कॉपी कीजिए, जैसे याद करने का तरीका वैसे आप लिख लीजिए एक बार। चलिए तो आपको याद हो गया होगा एनर्जी इन डिफरेंट ऑर्बिट, ठीक। फॉर्मूला आपको पता ही होगा एनर्जी का, -13.6, तीनों इज्जत दो मतलब Z² या ना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इज्जत दो या ना दो, ठीक। अच्छा ये तो हो गया था मैकेनिकल एनर्जी, टोटल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी अगर मान लीजिए कल को आपसे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पूछ जाए,
या फिर आपको पोटेंशियल एनर्जी पूछा, तब क्या करेंगे सर? तब तो आपको फॉर्मूला सर आप याद ही नहीं करवाए थे, इसलिए नहीं याद कराए थे, क्योंकि एनर्जी पूछे, काइनेटिक एनर्जी पूछे या पोटेंशियल एनर्जी पूछे, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू का डिफरेंस होता है, बाकी Z² एग्जैक्टली यही होता है। अच्छा सर न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे लाएंगे? हमको तो -13.6 याद हो गया, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के न्यूमेरिकल कैसे लाएंगे? रिलेशन याद रखेंगे। ठीक, क्या रिलेशन होता है इनके बीच में? जो एनर्जी होता है, कौन सी एनर्जी सर? टोटल एनर्जी, वो बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी के बराबर 2 पोटेंशियल एनर्जी के डिवाइडेड बाई 2। अच्छा सर ये याद कैसे करेंगे? ये भी तो याद कराइए। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाई 2। हम तो भूल जाते हैं, काइनेटिक एनर्जी में चलिए माइनस भी लगा लिए हम, पोटेंशियल एनर्जी पे हमको कैसे ख्याल आएगा सर एग्जाम में कि पोटेंशियल एनर्जी के नीचे ही 2 का डिवाइड करना है? लिंक बनाकर याद करेंगे। कैसे? सोचिए, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और ये सिर्फ एनर्जी बोलिए इसको, सिर्फ एनर्जी, इसको लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक, इसको सिर्फ एनर्जी, और इसको पोटेंशियल एनर्जी। मेरे साथ बोलिए पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए सबसे बड़ा कौन है? पोटेंशियल। अरे अक्षर से देखिए ना, सबसे बड़ा कौन है? पोटेंशियल। लेटर काउंट कर लीजिए घर पे बैठ के, सबसे बड़ा है पोटेंशियल, तो सबसे बड़ा होगा पोटेंशियल। मतलब काइनेटिक और एनर्जी ये लगभग लगभग बराबर है, तो ये बराबर होंगे। और पोटेंशियल सबसे बड़ा है, बड़ा लग रहा है ना बोलने में, और लेटर से भी बड़ा, तो ये सबसे बड़ा होगा। अगर सबसे बड़ा होगा तो इन दोनों के बराबर के करने के लिए इसको डिवाइडेड बाई 2 कर दिया जाएगा, तभी तो बराबर होगा ना। एक बड़े आदमी मानिए काइनेटिक एनर्जी, छोटा सा आदमी, पोटेंशियल एनर्जी को इसके सामने बैठा रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी काफी बड़ा है, तो इसको छोटा करना पड़ेगा ना। छोटा करने का तरीका क्या होता है? डिवाइडेड बाई 2 कर दो। तो आपको ऐसे याद रखना है, छोटा सा, ठीक ना? कुछ तो याद रहेगा ना, इससे कुछ लिंक करके याद करना है हमको चीज़ों को, कि पोटेंशियल अच्छा बड़ा, बहुत बड़ा, पोटेंशियल बहुत बड़ा, मतलब 2 से डिवाइड कर दो, अच्छा, ताकि छोटा हो जाए, तभी इन छोटे लोगों के सामने बैठ पाए। ठीक, चलिए ये भी हो गया आपको। अब हम आपको सिखाते हैं बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़। क्या है वो इंटरेस्टिंग चीज़? कि बोर ने बोला कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है किसी ऑर्बिट में घूम रहा है, तो वो एनर्जी को ना ही एब्जॉर्ब करेगा, ना एब्जॉर्ब करेगा, ना ही एनर्जी को एमिट करेगा, ना एनर्जी छोड़ेगा, ना किसी एनर्जी से लेगा, क्योंकि स्टेबल है। और इसको इसने स्टेबल ऑर्बिट भी नाम दिया, स्टेबल ऑर्बिट। क्या है ये? स्टेबल है बिल्कुल। तो अगर स्टेबल है तो ना एनर्जी को इमिट करे, क्योंकि ये घूम ही रहा है उसमें जिसका, इसमें इसका एंगुलर मोमेंटम NH/2π के इंटीग्रल मल्टीपल है, तो ये स्टेबल है बिल्कुल। अच्छा, अगर ये स्टेबल है तो ना एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा, ना एनर्जी को इमिट करेगा। इसमें कौन सा नया बात है सर? नया बात है, अगर इलेक्ट्रॉन कल को अपने ऑर्बिट को छोड़ के किसी और ऑर्बिट में जाता है, अब कोई और ऑर्बिट मतलब सर मान लीजिए जैसे कि ये n = लेट्स से 5 है। अब सर कोई और ऑर्बिट मतलब ऊपर का भी हो सकता है, जैसे कि n = क्या हो सकता है? 8। कोई नीचे का भी हो सकता है, कोई नीचे का ऑर्बिट जैसे n = 2। तब ये एनर्जी को एब्जॉर्ब भी करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा बिल्कुल, और एनर्जी एमिट भी करेगा। अब कब एब्जॉर्ब करेगा और कब एमिट करेगा ये डिपेंड करेगा किस सेल से किस सेल में जा रहा है। कहानी अभी तक क्लियर है? क्या बताया सर, क्या बताया? अगर इलेक्ट्रॉन अपने ही ऑर्बिट में घूम रहा है तो स्टेबल है, और अगर स्टेबल है तो ना ही एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ना ही एनर्जी को इमिट करेगा, मस्त एकदम अपने ही ऑर्बिट में रहेगा। लेकिन अगर कल को गलती से ये अपने ऑर्बिट को छोड़ के, अब अपने से तो मन करेगा नहीं, चलो दूसरे ऑर्बिट में घूम के आते हैं, थोड़ा देख के आते हैं वो भी कैसा है, ऊपर या ऊपर वाले ऑर्बिट में चले जाते हैं या फिर नीचे वाले, और अपने से तो मन करेगा नहीं, जरूर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा वो आगे देखेंगे। जैसे 5वें में है, इसको कुछ मिला, कुछ मिलते हैं, ये 5वें से उठ के 8वें में जाता है, तो अगर 5वें से उठ के 8वें में जाता है तब बोर ने बोला तब एनर्जी लेगा या फिर छोड़ेगा। अब क्या होगा वो आगे देखेंगे। या फिर अगर 5वें से दूसरे में आता है, नीचे में आता है, तब भी एनर्जी को इमिट या फिर एब्जॉर्ब करेगा। ठीक, यानी कि ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि अगर अपने ऑर्बिट को छोड़ के किसी और ऑर्बिट में जाता है तो एनर्जी को या तो ऑब्जॉर्ब करेगा या फिर इमिट करेगा, या फिर लेगा या फिर छोड़ेगा। अब सर कब लेगा और कब छोड़ेगा ये भी बता दीजिए। एग्जैक्टली अब बताने जा रहे हैं कि कब एनर्जी को इमिट करेगा और कब एनर्जी को छोड़ेगा। जैसे कि मान जाइए कि ये मस्त n = 5 में बैठा हुआ है, n मतलब सर वही नंबर ऑफ ऑर्बिट, 5वें में बैठा हुआ है कोई इलेक्ट्रॉन। अब हम क्या करते हैं, इस पे एनर्जी देते हैं। हमारे चैप्टर में तो एनर्जी का मतलब पूरा एनर्जी ऑफ क्या है? फोटोन। क्या है? एनर्जी ऑफ
फोटोन। मान जाइए इसकी एनर्जी है कुछ 5 जूल। कितनी है? 5 जूल। एक कोई ऑर्बिट है जिसकी एनर्जी है 10 जूल। कितनी एनर्जी है? 10 जूल। n इज इक्वल टू 10 जूल नहीं, ये n इज इक्वल टू लेट्स से 7 है, जिसकी एनर्जी है 10 जूल। जिसकी एनर्जी कितनी है? 10 जूल। और ये 5 जूल वाले में है, 7वें में इसको। अब क्या होता है, हम एनर्जी देते हैं, ये 5वें में है, 5वें में है, ठीक ना। 7वां कोई है जहाँ पे 10 जूल एनर्जी है। अब इसको पता चलता है जो एनर्जी हमने दिया बुलेट से 5 जूल की एनर्जी दे दी। कितनी की एनर्जी दे दी? 5 जूल की। इसमें था तो 5 जूल इसके पास था, 5 जूल हमने एक्स्ट्रा दे दिया, तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो गई 10 जूल। अब 10 जूल के साथ तो इसमें रहेगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये तो 5 ही जूल वाला है। 5 जूल वाला भाई जे स्टेबल। इस हमने क्या किया, इस पार्टी में था तो 5 प्लेट खाना खा सकता था, हमने इसकी कैपेसिटी बढ़ा दी। भैया अब तुमको 10 प्लेट खाना, अब इसके पास क्षमता 10 प्लेट खाना खाने की, तो ये तो खोजेगा ना भाई 10 प्लेट वाला कौन सा फंक्शन है। तो इसको पता चला अच्छा ये ऊपर पार्टी दे रहे हैं, एक फंक्शन है यहाँ पे 10 प्लेट खाना मिलेगा हमको मस्त एकदम। तो ये इसमें नहीं रहेगा, ये उठ के किस में चला जाएगा? इसमें। हमने क्या किया, यहाँ पे था इस पार्टी में 5 ही प्लेट खाना बना था, ध्यान से सुनिएगा, फिर लाइन को ध्यान से सुनिए। इस पार्टी में कितना प्लेट खाना था? 5 प्लेट। खाने की भी क्षमता थी इसकी 5 प्लेट, लेकिन हमने बाहर से क्या किया, इसकी क्षमता को बढ़ा दिया। अब इसका क्षमता 10 प्लेट खाना खाने का हो गया। तब तो ये पार्टी को छोड़ेगा ना भाई, इस पार्टी को छोड़ते हैं और किसी पार्टी में जाते हैं जहाँ खाना कितना बने, 10 प्लेट हमको मिले मस्त। तो ये तो इस उठ के इससे इसमें चला जाएगा। तो अगर ये ऊपर जाता है, कहाँ जाता है? ऊपर, तो एनर्जी को लेगा। एब्जॉर्ब इमिट की बात है, एनर्जी क्या करेगा? लेगा। जाहिर सी बात है, आपको मान लीजिए दूसरे मंजिल से 10वें मंजिल पे जाना हो तो थोड़ी ना एनर्जी को और तो आपको देना पड़ेगा ना एनर्जी, ताकि दूसरे से उठ के 10वें पे जा सके। तो अगर कल को ऊपर जाता है, लिख देते हैं, अगर कल को ऊपर जाता है, ऊपर मतलब हायर ऑर्बिट्स में जाता है, हायर ऑर्बिट में, तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। अच्छा, एनर्जी कौन देगा सर? एनर्जी कौन देगा? फोटोन। मतलब फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा। फोटोन को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। फोटोन को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। अगर कल को हायर ऑर्बिट में गया सर तो फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा। अब सवाल इस पे बहुत बन सकते हैं। फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा तो सिर्फ ये तो नहीं पूछेगा फोटोन को क्या एब्जॉर्ब करेगा, सवाल ये पूछेगा कि कितने लेमडा का फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, कितनी फ्रीक्वेंसी का फोटोन एब्जॉर्ब करेगा। ठीक, तो अगर हमको एनर्जी आ गया तो लेमडा आ जाएगा, क्योंकि एनर्जी इज इक्वल टू एच बाई लेमडा होता है। फ्रीक्वेंसी आ जाएगा एच म्यू, तो अगर हमको एनर्जी पता हो तो ठीक आया। हाई एनर्जी क्या करेगा? एब्जॉर्ब। तो अब कितने लोगों को पता चल गया, अगर कल को लोअर ऑर्बिट में जाए तो सर मतलब नीचे जाए तो नीचे जाए तो प्लेट की क्षमता को कम करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा मतलब एनर्जी को ये इमिट करेगा। ठीक ना, एनर्जी को क्या करेगा? छोड़ेगा, एनर्जी को इमिट करेगा। अच्छा, एनर्जी किस फॉर्म में छोड़ेगा सर? फोटोन के फॉर्म में। तो क्या लिख सकते हैं? फोटोन को इमिट करेगा। क्या करेगा? फोटोन को इमिट करेगा। अच्छा सर, एक और सवाल। कौन सा सवाल? हायर में जाना था तो एनर्जी ये एब्जॉर्ब किया, चला गया। ऊपर गया सर तो क्या इसका मन नहीं लगा क्या? ऊपर वाले घर में इसका मन नहीं लगा क्या? ये नीचे वाले में चला आया। क्यों आने की क्यों जरूरत पड़ी? ये तो हायर ऑर्बिट वाला तो सर समझ में आता है कि हमने एनर्जी दिया, ये ऊपर चला गया, क्योंकि इसकी एनर्जी ज़्यादा हो गया, अभी इसमें स्टेबल होगा नहीं, ये दूसरा पार्टी खोजेगा जहाँ खूब ज़्यादा एनर्जी हो। ठीक ना, तो ये ऊपर चला गया। लेकिन सर लोअर में जाएगा ही क्यों? क्यों ये एनर्जी छोड़ेगा? क्यों लोअर में जाएगा? हायर में क्यों नहीं रह जाएगा? बोर ने बोला कि ये जिसमें इलेक्ट्रॉन था वो इसका स्टेबल ऑर्बिट था। मतलब जब ये हायर ऑर्बिट में जाएगा ना तो ज़्यादा देर नहीं रह पाएगा, ज़्यादा देर नहीं रह पाएगा, क्योंकि हायर में जाके ये अनस्टेबल रहेगा, ज़्यादा देर तक ये टिक नहीं पाएगा हायर ऑर्बिट। ऐसा बोला जाता है शायद 10 की पावर कुछ सेकंड, 10 की पावर -3, या मुझे डेटा एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन 10 की पावर -3 सेकंड बहुत ही कम टाइम के लिए हायर ऑर्बिट में ये रह पाता है। तो अगर बहुत कम देर के लिए रह पाता है तो फिर ये आएगा, ठीक ना। और अगर आएगा तो ऐसा जरूरी नहीं होता है कि जिसमें छोड़ के गया उसी में आए, आने को किसी में भी आ सकता है। वो जितनी फोटोन को रिलीज करेगा उस पर डिपेंड करेगा कि कौन सा ऑर्बिट में आएगा, क्योंकि जाने के लिए तो चले गए ऊपर, लेकिन आएंगे तो जरूरी थोड़ी लौटेंगे तो अपने ही घर में लौट जाए। हो सकता है n इज इक्वल टू जैसे 5 था, n इज इक्वल टू 7, n इज इक्वल टू लेट्स से 6 में आ जाए, n इज इक्वल टू 4 में पहुंच जाए, n इज इक्वल टू 3 में पहुंच जाए, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आना इज नॉट गारंटीड, वो किसी के भी घर में जा सकता है, लेकिन नीचे तो जरूर आएगा, ऊपर से नीचे जरूर आएगा, क्योंकि ऊपर ये अनस्टेबल है। अब नीचे
कितना आएगा वो डिपेंड करेगा कितने एनर्जी का फोटोन छोड़ेगा। क्या आपको कहानी समझ में आई? अगर नहीं समझ में आए, कुछ भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक ना। हायर ऑर्बिट में जाएगा, याद रखने का तरीका, ऊपर के घर में जाएंगे तो एनर्जी और खाना खिलाना पड़ेगा, तभी तो ऊपर जा पाएंगे। मैं दूसरे मंजिल पे है, 10वें मंजिल पे, और खाना खिलाना पड़ेगा उस आदमी को, और एनर्जी देनी पड़ेगी, तब ऊपर जाएगा, मतलब एनर्जी लेगा तो ऊपर जाएगा, और नीचे आते टाइम एनर्जी को क्या करेगा, छोड़ेगा। कौन से फॉर्म में? फोटोन के फॉर्म में। ठीक, लिख लीजिए, इसको मिटा देते हैं। फिर से मैं आपको बता दूं कि मैं पूरा डिटेल में नहीं पढ़ा रहा, इसलिए ना इसके सवाल करा रहा हूँ, ना इसको और डेप्थ में जा रहा हूँ, ठीक ना। मैं बस आपके एग्जाम टाइम में, मान लीजिए एग्जाम टाइम में आपको रिवाइज करना है जल्दी जल्दी, ठीक ना, चीज़ों को याद करना है, तो इस वीडियो से आप हेल्प ले सकते हैं, याद कर सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं, एक बार और रिवाइज कर सकते हैं, ठीक ना। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। एनर्जी ऑफ ऑर्बिट हो गया हमारा, एक बार और आप हमको याद करें, -13.6, ठीक है, 3 को कॉपी, -3.6, 4 आपको ये याद हो जाएगा, ठीक ना। 3 का आधा 1.5 रुपया, ठीक। फिर नीचे से -2, फिर पॉइंट लगा दीजिएगा, 2 के बाद 3, 3 में पिछला वाला जोड़ के 5, 5 में पिछला वाला जोड़ के 8, देखिए कितना है, 2, कितना सिंपल है। फिर 6 छोड़ के, दिमाग में 6 छोड़ के मतलब 4, फिर 5, 6 छोड़ के मतलब 7 और 8, याद हो गया। अब मान लीजिए आपको सवाल पूछे एग्जाम में कि चौथे से सातवें में कोई इलेक्ट्रॉन जा रहा है, चौथे से सातवें में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, बताइए। अच्छा, चौथे में सातवें में जा रहा है तो फोटोन लेगा कि फोटोन छोड़ेगा? लोअर से हायर में जा रहा है ना, तो फोटोन क्या करेगा, लेगा। तो पूछ दे कितने लेमडा का फोटोन देना पड़ेगा, कितने लेमडा का फोटोन देना पड़ेगा। ऐसे भर भर के सवाल पूछता है आपके नीट में, जेई में, बोर्ड में, ठीक ना, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं। अब आपको तरीका क्या होगा, 4 से 7, अच्छा 4 से 7 में जाने के लिए कितना एनर्जी देना पड़ेगा, दोनों का गैप, ठीक ना। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 7 जूल एनर्जी है, यहाँ पे मान लीजिए 15 जूल एनर्जी है, तो 7 15 कब बनेगा, जब 7 में कितना जुट जाए, सोचिए, 7 में 8 जुट जाए, ठीक ना। 7 में जिस दिन 8 जूल और जुट गया, ये 7 और 8 कितना हो जाएगा, 15, और 15 बनेगा तो अब इसमें तो रहेगा नहीं, क्योंकि इसमें तो 7 स्टेबल है, तो ये उठ के यहाँ पे चला आएगा, और 8 क्या है, दोनों का गैप, मतलब कहीं ना कहीं दोनों में जितना का गैप है उतना एनर्जी अगर इसको दे दिए तो ये उठ के उसमें चला जाएगा। मतलब सातवें की एनर्जी माइनस चौथे की एनर्जी, इतनी एनर्जी अगर हम दे दिए डेल्टा ई, ठीक ना, अगर इतनी एनर्जी दे दिए, कितनी एनर्जी, सातवें और चौथे का डिफरेंस, तो ये चौथे से उठ के कहाँ चला जाएगा, सातवें में। अब सर हमको तो रटा हुआ है बिल्कुल, सातवें की एनर्जी। अब और बच्चा क्या करेगा, इसको लिखेगा -13.6 Z² अपॉन में n बोले तो 49, 7 का स्क्वायर, माइनस में फिर से -13.6 इंटू में Z² अपॉन में n² बोलो तो 16 इज इक्वल टू डेल्टा ई। अच्छा, इतनी एनर्जी चाहिए। अब हमसे तो एनर्जी पूछा नहीं है सर, हमसे तो लेमडा पूछा है, तो आपके हाथों में ना एनर्जी को आप या तो एच म्यू बना दीजिए, अगर म्यू की जरूरत है तो म्यू को बुलाइए, लेमडा की जरूरत है तो SC बाई लेमडा को बुलाइए। अच्छा, SC बाई लेमडा, या तो आप इतना काम कीजिए, फिर आप इसको डिवाइड कीजिए, 4-5 मिनट तो ये लेगा इतना छोटा सवाल, या फिर आपको याद है हमारे तरीके से, तो सातवां का बोलिए -2.8, माइनस में चौथा का बोलिए 1 2 3 4, चौथा बोले तो -8.5 इज इक्वल टू, अच्छा मेरे तरीका से SC बाई लेमडा में, अगर आपको अब उल्टा, अगर लेमडा आपको आर्मस्ट्रांग में चाहिए, कल ही याद करवाए थे, अगर आपको लेमडा आर्मस्ट्रांग में चाहिए, एक डिजिट कम तो एक जीरो बढ़ा के 12400, तो रख दीजिए 12400, इससे जो लेमडा आएगा वो किस में आएगा, आर्मस्ट्रांग में। अब आपको करना है क्या, इन दोनों को घटा लीजिए, इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, लेमडा आ गया आपका, ठीक। तो अगर आपको चीज़ें याद रहेंगे, कॉन्सेप्ट पता रहेगा, ट्रिक्स पूरा पता रहेगा कि कैसे कैसे चीज़ों को लिंक बना के याद किए हैं, तो आप आसानी से कम टाइम में, हमको सवाल करना इंपॉर्टेंट नहीं है, कम टाइम में सवाल करना इंपॉर्टेंट, ठीक ना। और आपके सामने बहुत सारे, देयर आर अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 110+ चैप्टर्स 11th प्लस 12th मिला के, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, तो सारे चैप्टर्स को याद करना बिना कोई लिंक बना के इज क्वाइट इम्पॉसिबल, ठीक ना। अगर आप चीज़ों को लिंक बना के याद रखेंगे, जैसे अभी हमने याद किया इसको, अभी हमने याद किया वो एनर्जी, रेडियस, वेलोसिटी, सबको, अगर वैसे आप चीज़ों को याद कर रहे हैं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो आपको चीज़ें याद रहेंगी एग्जाम टाइम में। घर पे आप कैसा पढ़ते हैं, क्या नहीं पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम टाइम में 3 घंटे में आप क्या परफॉर्मेंस कर रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक। क्योंकि रिजल्ट तो उसी से बनेगा, आप घर में पूरे 24 घंटे पढ़ रहे हैं, उससे तो आपका रिजल्ट बनने वाला नहीं है, ठीक ना। रिजल्ट आपका बनेगा दैट 3 आवर्स परफॉर्मेंस पे, ठीक। तो आप चीज़ों को याद जरूर रखिए। चलिए इसको मिटाएंगे हम,
अब देखिए कुछ एनर्जी के नामकरण आपके दिए हुए हैं, ठीक ना, फिजिक्स में इसी चैप्टर में। सबसे पहला आयोनाइजेशन एनर्जी, ये आपने शायद पीरियोडिक टेबल चैप्टर केमिस्ट्री में भी नाम सुना होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगती है उसको आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक ना। अच्छा, दूसरा बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग मतलब कोई चीज बंधा हुआ हो तो उसको बोलते हैं बाइंडिंग, ठीक ना। अच्छा, तीसरा अभी अभी हम लोग बात कर लिए एक्साइटेशन एनर्जी। ये क्या होता है सर? एक्साइटेशन एनर्जी, ये टर्मिनोलॉजीज भी याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि सवाल में आपको यही सब दिखेगा, ठीक। अब देखिए n इज इक्वल टू 3 में था, n इज इक्वल टू 5 में चला गया, 3 से उठ के 5 में चला गया, तो इसको बोलते हैं एक्साइट हो गया, मतलब लोअर से हायर में चला गया तो इसको बोलते हैं एक्साइट हो गया। तो इस एनर्जी को बोलते हैं एक्साइट, डेल्टा ई के बराबर होगा ना ये एनर्जी, मतलब इसका और इसका डिफरेंस, तो इस एनर्जी को बोलते हैं एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी, ठीक। n इज इक्वल टू 3 से 5। अच्छा, इसका नामकरण भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जो पहला होता है n इज इक्वल टू 1, इसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, मतलब ये तो बिल्कुल शुरू का है, ये बिल्कुल शुरू का, जैसे होता है ना ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ऐसे होता है ना, तो बिल्कुल नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड स्टेट। अच्छा, n इज इक्वल टू 2, अगर कल को पहले में उठ के दूसरे में चला गया तो हम बोलेंगे एक एक्साइट हो गया, एक एक्साइट हो गया, एक में था 2 में चला गया तो कितना एक्साइट हुआ? एक एक्साइट, तो इसका नाम होगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। हम पूरा चीज एक के रूप में डिफाइन करेंगे। अच्छा, अगर सर n इज इक्वल टू 3 में चला गया तो हम बोलेंगे दूसरे में एक्साइट हो गया, एक से तीसरे में गया तो कितना एक्साइट हुआ? 2 एक्साइट हुआ ना, 2 और 3 2 एक्साइट हुआ, तो इसको बोलेंगे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, ठीक है ना। आप सेकंड को n इज इक्वल टू 2 समझ लीजिएगा, नहीं, आप मेरे तरीके से याद रखिए, n इज इक्वल टू 1 मतलब ग्राउंड फ्लोर, n इज इक्वल टू 1 मतलब ग्राउंड फ्लोर, पहले में दूसरे में चला गया मतलब एक एक्साइट हुआ, मतलब फर्स्ट एक्साइटेड। अच्छा, तीसरे में चला गया मतलब 2 बार एक्साइट हुआ, तीसरे में गया मतलब कितना एक्साइट हुआ? 2, n इक्वल टू 3, तो n इक्वल टू 3 को बोलेंगे सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो एग्जाम में सवाल आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि बताओ ग्राउंड स्टेट से 8th एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए कितना लैम्डा देना पड़ेगा, कितने फ्रीक्वेंसी का या कितने वेवलेंथ का फोटोन देना पड़ेगा? क्या बोले हम? n इज इक्वल टू ग्राउंड स्टेट से 8th एक्साइटेड स्टेट। तो आपको पता होना चाहिए ग्राउंड स्टेट मतलब n इज इक्वल टू 1, 8th एक्साइटेड स्टेट, आप ऐसे याद रखिए 8th एक्साइटेड स्टेट मतलब एक n कम करके n इज इक्वल टू 7। तो मतलब ये पूछ रहा है आपसे दूसरे भाषा में n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 7, ठीक। तो इसी एनर्जी को बोलते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। आपको तो समझ में आ गया। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है? आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है किसी एटम को आयन में कन्वर्ट कर देना, किसी एटम को आयन में कन्वर्ट कर देना। अब कोई भी एटम आयन में कब कन्वर्ट होगा? जब उसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लीजिएगा, ठीक ना। अगर ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, इसमें घूम रहा है मस्त, अगर इस इलेक्ट्रॉन को आप बाहर निकाल लेते हैं, अगर इस इलेक्ट्रॉन को आप बाहर निकाल लेते हैं तो ये आयन में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो भाई बाहर निकल गया। इलेक्ट्रॉन पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर थे मस्त, तो ये एटम न्यूट्रल था, लेकिन इलेक्ट्रॉन का बाहर निकल गया मतलब ये कैसा बन गया? आयन में कन्वर्ट हो गया। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी लगती है उस एनर्जी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अच्छा सर, कितनी एनर्जी लगेगी? अच्छा, इसको बाहर निकालना, 1 से 2 में गया तो 1 बार एक्साइटेड, 2 से 3 में गया तो 2 बार एक्साइटेड, तीसरी बार गया तो 3 बार एक्साइटेड, सॉरी 2 बार, तो यानी सेकंड एक्साइटेड। कितने में चला जाए सर कि बिल्कुल बाहर ही निकल जाए? तो हम बोलेंगे बाहर मतलब n इज इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब बिल्कुल इनफाइनाइट में चला जाए तो हम बोलेंगे ये एटम को छोड़ दिया, बाहर चला गया। क्योंकि जब तक इनफाइनाइट से थोड़ा भी कम रहा, n इक्वल टू 100 रहा, 1000 रहा, मिलियन रहा, तो भी तो एटम में ही है, क्योंकि एटम के अंदर इनफाइनाइट ऑर्बिट्स होते हैं। तो अगर पूरे को क्रॉस करना है मतलब कि आपको n इक्वल टू इनफाइनाइट में भेजना है, ठीक। अच्छा, कहाँ से सर? कहाँ से मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा बाहर निकलेगा? आयन बनने के लिए आप पूरे केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं भैया, आउटर मोस्ट सेल के, ठीक। मान लीजिए कमरा में खूब भीड़ भाड़ है, ठीक ना, तो एक आदमी दरवाजे पे खड़ा है, एक आदमी अंदर खड़ा है, तो कौन से आदमी को बाहर निकालेगा? दरवाजे वाला। अंदर वाला जो एकदम खड़ा है उसको थोड़ी ऐसे निकालेगा, नहीं ना, जो दरवाजे पे खड़ा है वही तो सबसे पहले बाहर निकलेगा। दरवाजा मतलब आउटर मोस्ट सेल, तो जो भी आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन है उसको आप बाहर निकालिएगा। आउटर मोस्ट सेल मतलब n इज इक्वल टू 1, पहले सेल को ही तो आउटर मोस्ट सेल बोलते हैं, उसके बाद जैसे जैसे अंदर जाइएगा n इक्वल टू 3 ऐसे ऐसे, ठीक ना। तो n इज इक्वल टू 1 इज आउटर मोस्ट सेल, मतलब n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी तक ले आने में जो एनर्जी खर्च होती है उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। एक बार निकाल लेते हैं सर,
डेल्टा ई इज इक्वल टू, अच्छा डेल्टा ई क्या हो जाएगा आयोनाइजेशन वाला, ई इन्फिनिटी माइनस में ई वन, ठीक। ई इन्फिनिटी कितना सर, ई इन्फिनिटी कितना, अच्छा ई इन्फिनिटी तो जीरो हो जाएगा, अरे ये तो जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं आप देखिए वैल्यू एनर्जी घटता जा रहा है, माइनस वाले टर्म में बढ़ता जा रहा है लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज तो घटता जा रहा है ना, तो इन्फिनिटी कितना हो जाएगा जीरो, माइनस में ई वन कितना होता है सर, ये तो हमको याद है माइनस 13.6, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, दैट इज 13.6 अगर हाइड्रोजन की बात करें तो, ठीक। तो ये जो एनर्जी आता था माइनस 13.6, ये माइनस भी बेसिकली इसी चीज को बताता था कि अगर आपने इतनी पॉजिटिव की एनर्जी दे दी, मतलब 13.6 इतनी पॉजिटिव की एनर्जी दे दी, माइनस ये बताता है कि अगर इतनी पॉजिटिव की एनर्जी दे दी तो इलेक्ट्रॉन बाहर ही निकल जाएगा इस एटम से, ठीक ना। तो माइनस इसी चीज को बताता भी है कि अगर आपने इतनी 13.6 इतनी पॉजिटिव की एनर्जी दे दी तो ये ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है 13.6, और अगर किसी और के लिए बात करें तो जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी मतलब ओवरऑल क्या बात है, किसी एटम को आयन में कन्वर्ट कर देने वाली एनर्जी क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। अब किसी आयन को एटम में कब कन्वर्ट होगा, जब इन्फिनिटी पे भेज दीजिए, कहाँ से, आउटर मोस्ट दरवाजे के लोग को ही बाहर भेजिएगा ना, तो n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अच्छा बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, बाइंडिंग मतलब जैसे मान लीजिए n इज इक्वल टू 1 में है जो इलेक्ट्रॉन, ये भी बंधा हुआ है, n इज इक्वल टू 2 में है, ये भी बंधा हुआ है, n इज इक्वल टू 3 में, ये भी बंधा हुआ है, मतलब कमरे के किसी भी आदमी को बाहर निकाल, क्योंकि कमरे में तो हर लोग बंधे हुए हैं ना, जो दरवाजे पे है वो भी बंधा हुआ है, जो अंदर है वो भी बंधा हुआ है, तो कमरे में बहुत सारे लोग हैं, हर कोई बंधा हुआ है, हर कोई निकलना चाह रहा है, अगर मान लीजिए तो किसी को भी निकाल देना, जैसे n इज इक्वल टू 3, बहुत कमरे के अंदर है, अच्छा तुम भी बाहर निकलना चाहते हो, तो इसको भी बाहर निकालना, जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी वो बाइंडिंग एनर्जी। मतलब क्या लिख सकते हैं, किसी भी सेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना इस बाइंडिंग एनर्जी। अच्छा बाहर निकालना मतलब कहां से निकालना ये तो फिक्स नहीं है, लेकिन कहां तक निकालना ये फिक्स है, n इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो डेल्टा ई क्या हो जाएगा, ई इन्फिनिटी माइनस में ई एन, मतलब किससे निकाल रहे हैं आप, ठीक ना। तो हमको तो पता है ई इन्फिनिटी कितना होता है 0, और ई एन हमको पता है माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर। ये हो जाएगा आपकी कौन सी एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी। कौन सी एनर्जी हो जाएगी आपकी, बाइंडिंग एनर्जी। याद करने का तरीका, एक्साइटेशन एनर्जी तो हमको पता ही है, एक्साइट होने वाली एनर्जी मतलब n इक्वल टू 3 से हायर में जा रहा है या लोअर में जा रहा है, जो भी एनर्जी लगा वो एक्साइटेशन। अच्छा आयोनाइजेशन कैसे याद करेंगे सर, दरवाजे के आदमी को बाहर निकालने में जो एनर्जी लगे वो आयनाइजेशन। बाइंडिंग मतलब हर कोई फंसा हुआ है, मतलब किसी को भी बाहर निकालना इस बाइंडिंग एनर्जी, और कहाँ तक बाहर निकलना, n इक्वल टू इन्फिनिटी तक, ठीक ना। तो उम्मीद है आपको पूरा समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा ये सेशन। अगले सेशन पे हम क्या बात करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले सेशन पे हम बात करेंगे, थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपके अंदर भी एक्साइटेशन बना हुआ रहेगा, ठीक ना, कि क्या पढ़ना है हमको आगे। थोड़ा सा मैं रिव्यू दे देता हूँ यहाँ पे। हमने बोला कि एनर्जी ऊपर जाएगा तो फोटोन लेगा, ऊपर से नीचे आएगा तो फोटोन छोड़ेगा। फोटोन क्या करेगा, छोड़ेगा। अब इस फोटोन छोड़े हुए वाले फोटोन को अगर हम प्रिज्म पे डाल देते हैं तो फिर ये एक स्पेक्ट्रम बना लेता है। क्या बना लेता है, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम दो प्रकार के होते हैं, एक एमिशन और दूसरा एब्जॉर्प्शन। हमको इनमें से कोई नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्या पढ़ना है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। डिफरेंट प्रकार के सीरीज बनते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, लाइमर, बामर, पाचन, ये सीरीज भी बहुत नहीं याद होता है। n इक्वल टू 1 हम तो एग्जाम में भूल गए थे, n इक्वल टू 3 मतलब कौन, बामर, पाचन, पी फंड, ब्रैकेट, इतने सारे हेम्फ्री, इतने सारे सीरीज हैं, हम भूल गए। n इक्वल टू 2 मतलब कौन, लाइमर वाला कि बामर वाला कि पाचन, ये भी आपको याद करा देंगे। n इक्वल टू 1 मतलब लाइमन, आप गलती से भी नहीं भूलिएगा, n इक्वल टू 1 मतलब लाइमन, ठीक, याद रहेगा। तो अगले टर्म में हम इस पे बात करेंगे स्पेक्ट्रम के ऊपर, ठीक ना, कि जब फोटोन लेगा तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब फोटोन छोड़ेगा ना, और उस छोड़े हुए वाले फोटोन को अगर हम प्रिज्म से पास करा दें तो एक स्पेक्ट्रम बना देता है, खूब ज़्यादा मतलब लाइट वेट बनना शुरू हो जाता है, ठीक। तो आज के सेशन के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक प्लीज़ ज़रूर कर देना यार, ठीक ना, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, ठीक। थैंक यू।